हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। आज की क्लास में हम लेकर उपस्थित हुए हैं प्रश्नोत्तरी हमारा जो है मेघदूत यानी कालिदास का जो खंड काव्य है उस पे है। प्रश्न हमारे हैं लघु उत्तरी प्रश्नोत्तरी, यानी कि जो यूपी की परीक्षा होने वाली, यूपीएलटी की पेपर होने वाली है उसमें लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लघु उत्तरी प्रश्न उत्तरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रश्न उत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है दोस्तों। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हुए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो लेते हैं हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न हमारा है मेघदूत के साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि मेघदूत जो ग्रंथ है उसके साहित्य उसका साहित्य में क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालना है। तो उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे मेघदूत कालिदास का ही नहीं संस्कृत साहित्य गीति साहित्य का भी एक परम क्या है, उज्ज्वल रत्न है। क्या है? एक उज्ज्वल रत्न है। इसके दो खंड है, एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में क्या कहा गया, उत्तर मेघ में इसको लिखते हैं। तो पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा मेघ के प्रति रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत नदियां भी आती हैं और पहाड़ पर्वत भी आते हैं। उत्तर मेघ में वह अलकापुरी में अपने भवन और पत्नी के विरह दशा का वर्णन करके अंत में अपना संदेश सुनाता है। संस्कृत गीति काव्य में मेघदूत का स्थान अग्रगण्य है। कवि कालिदास का सब चयन देखने योग्य है। तो यहाँ पे अग्रगण्य है मेघदूत का जो है स्थान, किसमें? गीति काव्य में। तो यहाँ पे एक श्लोक है मंदम 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 नोति पौनाश अनुकूलो यथा त्वाम वामश्चायम रटति सततम चातकस्ते सगंधा। तो यह जो श्लोक है मंदम नृति पवनाश्च, इसके ये तो श्लोक लिख देना है दोस्तों। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, श्लोक के जस्ट बाद आप जो है भावार्थ लिख देंगे। इसके अर्थ को भी आप एक लाइन में लिख देंगे, बहुत लंबा अर्थ नहीं है, एक लाइन में भावार्थ। वह जो है यक्ष जो है मेघ से कहता है कि हे मेघ तुम्हारे अनुकूल जो है हवा बह रही, मंदम मतलब धीरे धीरे क्या है, तुम्हारे अनुकूल हवा बह रही है। तो तुम्हें क्या करना है, जाना चाहिए। और तुम्हारे बाई और जो है जो सगंधा चातक वह क्या कह रटती बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप भावार्थ को इसके अर्थ को लिख देंगे। आगे जो हमारा श्लोक है वह श्लोक दूसरा है। कैलाश पर्वत की गोद में बनी हुई अलका का यह बिंबग्राही चित्र, यानी कि अलका के बारे में यह श्लोक कहा गया है। तस्य उत्संगे प्रेरणी इव अस्त्र गंगा अनुकूलो इव वस्त्रस्य गंगा दुकुलानाम न त्वं दृष्ट्वा न पुनरअलकाम ज्ञास्य से कामचारिण। तो अलका के जो गंगा नदी उसका वस्त्र किस प्रकार है, इसका अर्थ होगा तयोस्त उत्संगे प्रेरणी इव अस्त्र गंगा अनुकूलाम तो न त्वं दृष्ट्वा न पुनरअलकाम ज्ञास्यते कामचारिण। तो आप इसके भी क्या करेंगे, भावार्थ को लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके भावार्थ को लिख देंगे। अगला जो हमारा है दूसरा श्लोक है वह है विरह विदुर यक्ष पत्नी का भी कवि ने अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक चित्रण किया, यानी कि कवि जो यक्ष की पत्नी है यक्षिणी उसका भी चित्रण जो है सुंदर किया गया। तो उसका श्लोक क्या है, तो यहाँ पे देखिए उत्संगे व मलिन वशने सौम्यम निश्चित्य वीणाम यद गोत्रांकम विरचितम पदम मेघ उद्गात कामा तंत्रीम अद्राम नयन सलिलई सारित्वा कथिचित भूया भूय रचयम अपि कृत्यम मूर्छिना नाम विस्मरन्ति। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अर्थ को भी लिख देंगे। अर्थ हमारा तो इसके भावार्थ, यानी कि अर्थ हम लिखेंगे तो भावार्थ करके हेडिंग डालकर लिख देंगे। ठीक है, भावार्थ करके इसके हेडिंग लिख देंगे कि किस प्रकार जो है वो ठीक है। तो इसके भावार्थ करके इसके अर्थ को लिख देंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि मेघदूत के साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि मेघदूत में यक्ष के द्वारा मेघ को बताए रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन कीजिए। यानी कि मेघदूत में यक्ष के द्वारा जो मेघ ने रास्ता बताया है रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए क्या होता है,
तो उत्तर यहाँ पे हमारा है मेघ की यात्रा का प्रथम सोपान मालदेश है, यानी कि रामगिरी से वह सबसे पहले कहाँ पहुँचता, मालदेश पहुँचता है। तो कालिदास ने यक्ष के माध्यम से मेघ को मार्ग बताता है कहाँ तक, अलकापुरी जाने के लिए। तो रामगिरी पर जो है पहली बार जो है यक्ष मेघ को देखता है और देखकर जो है उसके मन में विचार आता है कि इसको हम क्या करें, दूत बनाएं और इसे क्या करें, भेज दें। कहाँ भेज दें, अलकापुरी अपने संदेश को लेकर भेज दें। तो वह जो मार्ग है, तो सबसे पहले कौन सा मार्ग पहला, जैसे माल प्रदेश, फिर जो है आम्रकूट पर्वत जो है, फिर रेवा नदी, इस प्रकार से जो मार्ग क्या क्या पड़े हैं तो उसी का यहाँ पे वर्णन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे है मेघ की यात्रा का प्रथम सोपान मालदेश है। यह देश आजकल छत्तीसगढ़ में रतनपुर के समीप मालदा है। मालदेश के बाद आम्रकूट पर्वत आएगा, उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, आम्रकूट पर्वत आएगा। इसकी राजधानी विदिशा है। इसके पश्चात यक्ष मेघ से उत्तर की ओर मुड़कर उज्जैनी पहुंचने का आग्रह करता है। ठीक है, तो आप इस पे जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो है मालदेश के बाद जो है आम्रकूट पर्वत, रेवा नदी, यह भी आप इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सीधे जो है इसकी राजधानी विदिशा है। इसके पश्चात यक्ष मेघ से उत्तर की ओर को मुड़कर थोड़ा बाईं ओर मुड़कर जाने के लिए कहता है, जहाँ पे उज्जैनी पहुँचने का आग्रह करता है। विशाला, अवंतिका, अवंती, पुष्करणी आदि उज्जैनी के क्षेत्र के ही नाम है। तो उज्जैनी को ही विशाला, अवंतिका, अवंती और पुष्करणी कहा गया है। यह उज्जैनी के ही नाम है। यहाँ महाकाल का मंदिर है। इसके पश्चात गंभीरा नदी का स्पर्श करके यक्ष मेघ से दसपुर जाने का आग्रह करता है कि तुम स्पर्श करना गंभीरा नदी का, उसके बाद तुम्हें दसपुर नगर मिलेगा, वहाँ पर भी होकर जाना। मार्ग में चर्मवती नदी पड़ेगी। उस समय का दसपुर आजकल का मंदसौर नामक का स्थान है। इसके पश्चात ब्रह्मवर्त होते हुए कुरुक्षेत्र में जाकर वहाँ से कनखल क्षेत्र में जाने को कहता है, जहाँ स्वर्ग सोपान गंगा है। इसके पश्चात हरिद्वार पहुंचकर देवात्मा नागाधिराज हिमालय की उत्तुंग श्रेणियों को पार करके कैलाश पर्वत पहुंचने का आग्रह करता है। वहां अवस्थित अलका नगरी समस्त जगती तल का श्रृंगार है। इसी नगरी में यक्ष की प्रिया बिरहड़ी यक्षिणी रहती है। तो आप जो है मार्ग का वर्णन कर सकते हैं, इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। कुछ नदियाँ छूट गई हैं तो उन नदियों को आप इसमें शामिल कर लीजिएगा, जिससे आपका थोड़ा प्रश्न के उत्तर बड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये लघु उत्तरी है तो प्रश्न के आंसर तो ठीक है, लेकिन आप 2-4 लाइन इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ मार्ग का नाम छोड़ दिया गया है। तो जैसे कि सिंधु नदी है तो सिंधु नदी का आप यहाँ पे डाल दीजिए। गंभीरा नदी से पहले हमारी जो है एक नदी और है, उसका भी यहाँ पे नाम डाल दीजिए। और आम्रकूट पर्वत के बाद भी एक पर्वत और है, तो उसका भी यहाँ पे नाम डाल दीजिए। तो आप इससे जो है उत्तर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। क्या पूछा है, मेघदूत में यक्ष के द्वारा मेघ को बताए रामगिरी से अलका तक के मार्ग का वर्णन किया गया। तो अलका तक के पूरे मार्ग तक वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है कालिदास के प्रश्न है, कालिदास के दूत काव्य मेघदूत में वर्णित विरह व्यंजना का क्या है, वर्णन कीजिए। कालिदास के जो दूत काव्य है मेघदूत में वर्णित जो विरह व्यंजना का वर्णन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विरह व्यंजना का वर्णन करना है जो दूत काव्य में है। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा है मेघदूत की विरह व्यंजना बड़ी करुण एवं मार्मिक है। यह हम लिखेंगे, मेघदूत की जो विरह व्यंजना है बड़ी करुण एवं मार्मिक है। इसमें अनुभूति की तीव्रता के कारण विद्वानों ने कालिदास के व्यक्तिगत जीवन में भी विरह प्रसरण की क्या करी, कल्पना कर ली। कौन किया, विद्वानों ने जी भी क्या कर दिया, विरह प्रसरण की क्या कर ली, कल्पना कर दी करके मेघदूत को स्वयं कवि का प्रणय संदेश माना जाता है। विद्वान ने कहा कि मेघदूत जो है वह स्वयं कवि का जो है प्रणय संदेश माना है। यक्ष के द्वारा मेघ के प्रति यह मार्मिक कथन अत्यंत भावपूर्ण है। तो मेघ जो है यक्ष के द्वारा मेघ के प्रति यक्ष जो है मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम जाओगे तो तुम्हें जो पथिक स्त्रियां हैं कैसे तुमको देखेंगी। यह श्लोक है, उसी का अर्थ है कि त्वम आरूढ़ पवन पदवी उद्गृहित ताल कांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्या आदस्व सत्या न सनंदे विरह विधुराम त्वयि
उपेक्षेत जाया न स्यादे एको अपि अहमी जनो न पराधीन वृत्ति। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो है श्लोक। तो इसके भावार्थ को भी लिख दे सकते हैं। यदि आप उत्तर को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके भावार्थ को भी आप इसके भावार्थ मतलब इसके अर्थ को भी आप लिख सकते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि तुम जब आकाश मार्ग पर सवार होकर जाओगे तो माँ आरूढ़, जब तुम आकाश मार्ग पर आरूढ़ को जाओगे तो पवन पद्मी उद्गृहित ताल कौन देखेंगी? पथिक वनिता। पथिक की जो वनिका तुमको क्या करेंगे? प्रेचिष्यन्ते, तुमको देखेंगी। कैसे देखेंगी? उद्गलित ताल कंता, अपने बालों को ऊपर करके तुमको क्या करेंगी? देखेंगी जब तुम पवन पदवी पवन रूपी मार्ग पर जब तुम आरूढ़ होकर चलोगे तब। तो इसके भावार्थ को आप लिख दीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा उत्तर हमारे बढ़ जाए। अगला आगे हम बढ़ते हैं। जब तुम आकाश मार्ग में उड़ने लगोगे तो प्रवासी जनों की पत्नियां अपने केशों के छोरों को ऊपर उठाकर, यहाँ पे अर्थ दिया गया है दोस्तों, प्रिय मिलन के विश्वास से आश्वस्त होगी और तुम्हारी ओर देखेंगे, क्योंकि तुम्हारे आगमन एवं उमरने पर मुझ परवश को, जो परदेश है यानी हम जैसे परदेशी को छोड़कर अन्य कौन ऐसा व्यक्ति इस संसार में होगा जो अपनी प्रीतमा की उपेक्षा करे। यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि तुम संतप्त प्राणियों के शरणदाता हो, इसलिए कुबेर के क्रोध के कारण प्रिय से वियुक्त मुझ विरहिणी का संदेश क्या करो? ले जाओ। सही दोस्तों। अगला जो हमारा 5वां प्रश्न है, ठीक है, सॉरी, अगला हमारा है, यक्ष ने ज्ञानेंद्रियों से हीन मेघ के द्वारा अपना संदेश क्यों भेजना चाहता है। यहाँ पे प्रश्न है कि यक्ष ने जो है मेघ से यानी ज्ञानेंद्रियों से जो हीन है, जो नहीं जानता है, मेघ के द्वारा अपना संदेश क्यों भेजना चाहा। तो उत्तर देंगे कि मेघ जो है 4 तत्वों से मिलकर बना, धूम ज्योति सलिल मरुताम। तो वह जो है अपने संदेश को क्यों भेजा है जो है मेघ से। तो उत्तर यहाँ पे हमारे हैं दोस्तों कि संदेश तो सर्वथा पूर्ण और चेतना युक्त श्रवणों और कानों वाला व्यक्ति के ही ग्रहण करके पहुँचा सकता है। संदेश को सुनना और सुनाना दोनों आवश्यक है। सुनता है कान और सुनाती ही जीवा। यक्ष तो ज्ञान संपन्न था, उसने अपना संदेश पहुँचाने के लिए जो है मेघों को क्यों चुना। इस शंका का निवारण करते हुए कालिदास ने मेघदूत में यह श्लोक लिखा। उन्होंने कहा, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ। मेघ कैसे बना है? धूम ज्योति सलिल मरुताम, 4 तत्वों का सन्निपात, कहाँ मेघ, कहाँ संदेशार्थ और कहाँ संदेश। कहाँ मेघ कहाँ संदेश। मेघ 4 तत्वों से बना है जो संदेश को कैसा ले जाए और जो है और कहाँ संदेश। क पटुकरणी प्राणी प्रापजिया, जो कटुकी प्राणी है, जो बोलने वाले प्राणी, ऐसे प्राणियों के द्वारा क्या करना चाहिए? संदेश को भिजवाना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा? इति उत्सुकता द परिगणने, उसने उत्सुकता के कारण इसकी गणना ही नहीं की। कारण बताया क्यों उसने भेजा, क्योंकि उत्सुकता के कारण उसने अपना कारण ही नहीं बताया। गुहा गस्तई याचते, और वह जो है उससे उस मेघ से क्या कर दी? याचना कर दी। क्यों याचना कर दी? क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना आचरण, क्योंकि वह कामी व्यक्ति है, कामार्ता व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है, इसलिए उसने क्या किया? चेतन और चेतन में भेद ही नहीं कर पाया। तो आप इसके श्लोक को लिख लेंगे। पूछा प्रश्न यही है दोस्तों कि यक्ष ने ज्ञानेंद्रियों से हीन मेघ के द्वारा अपना संदेश क्यों भेजा? क्योंकि उत्सुकतावश। उस यक्ष के मेघ के जो है यक्ष के अंदर इतनी उत्सुकता बढ़ गई थी कि उसने विचार ही नहीं कर पाया कि हम संदेश भिजवाएं किससे, और जो है क्योंकि वह कामी व्यक्ति है। कारण बताया गया क्योंकि कामी व्यक्ति है, तो जो कामी व्यक्ति होते हैं और अचेतन और चेतन में भेद नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे इतने उत्तर को लिखने के बाद इसके भावार्थ को यानी अर्थ को जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6वां नंबर का। तो दोस्तों आज जो है 5 प्रश्न को रहने दीजिए, 5 प्रश्न हमारे और हैं तो उसको भी हम दे देते हैं। तो इतना आप कर लीजिए, आगे कक्षा जो है पुनः लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद। अगली जो प्रश्न हमारे 6 नंबर की है इसको भी देखिएगा। 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, 10 प्रश्न कुल है लघु उत्तरी।
तो 5 हो गया, 5 और है दोस्तों तो उसको हम अगली कक्षा में देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।